हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 और 23 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और डेली न्यूज़पेपर बेस्ड है। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड महत्वपूर्ण खबरें जो होती है आपके समझ प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता हूँ। टू द पॉइंट बातें होती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई की रही महत्वपूर्ण खबरों को कवर किया जाता है। साथ ही साथ आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी और दैनिक भास्कर के इंपॉर्टेंट इनपुट को भी यहाँ पर समाहित किया जाता है। ठीक, चर्चा कर ले तो ये 22 और 23 जून का जो करंट अफेयर है उन पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और ये आपकी आरओ परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी, झारखंड पीएससी और एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जो आपकी भविष्य में होने वाली हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। आप परीक्षा में जब जाएंगे तो परीक्षा में जितने भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे या परीक्षा में देखेंगे वो सारे करंट अफेयर क्लास यहाँ पर देखा जाए, सारे करंट अफेयर जो क्वेश्चन है वो आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिवस पे चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे या विश्व वर्षा वन दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रविवार 22 जून 2025 को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। विश्व वर्षा वन दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित उद्देश्यों पर मनाया जाता है। हर साल किस उद्देश्य पर मनाया जाता है यहाँ देखा जाए तो विश्व के वर्षा वनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, विश्व के वर्षा वनों के संरक्षण और पुनरुद्धार हेतु कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, ये पहला विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया था? ये 22 जून 2017 को दुनिया भर में मनाया गया था। ठीक है, याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछे मैच द फॉलोइंग में आ जाए विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है। एक तरफ सूची एक अन्य दिवस के साथ विश्व वर्षा वन दिवस लिखा रहे, दूसरी तरफ सूची दो में इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे रहे, तो याद रखना 22 जून 2025 को मनाया गया। ठीक है, चलो आगे हम बात कर ले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। आज 23 जून के दिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, चर्चा कर ले। हर साल 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का आरंभ जो हुआ था ये 23 जून 1894 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस दिन का आरंभ जो है ये 23 जून 1894 से जुड़ा हुआ है, जब पेरिस स्थित सोरबोन विश्वविद्यालय में आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक खेल जो थी इनकी नींव पड़ी थी। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन के नेतृत्व में देखा जाए तो आधुनिक ओलंपिक जो था इसकी नींव पड़ी थी। ठीक है, और यहीं से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना भी की गई थी आज ही के दिन, 23 जून के दिन। चलिए बात करें आगे। इस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में देखा जाए तो 1948 में पहला ओलंपिक दिवस आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था खेलों के माध्यम से वैश्विक एकता को बढ़ावा देना। यानी कि स्थापना कब हुई थी देखा जाए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो 23 जून 1894 को हुई थी, जब मॉडर्न डे ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद देखा जाए पहली बार ओलंपिक दिवस कब मनाया गया, तो ये 1948 में मनाया गया था 23 जून को। 23 जून 1948 को पहली बार यहाँ पर देखा जाए तो पहला ओलंपिक दिवस सेलिब्रेट किया गया था। चलिए अब आते हैं अपनी खबरों पे। आपके परीक्षा के जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पे चर्चा करते हैं। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से ये खबर इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बार राजधानी से बाहर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। ठीक है, यहाँ पर चर्चा कर ले। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में आपने पढ़ा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, संविधान पढ़ते हैं, तो वहां पर आप क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ते हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की चर्चा हो रही है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक जो है ये पहली बार किसी भी राज्य की राजधानी में नहीं होगा। ठीक है, पहली बार है। अभी तक हमेशा ट्रेंड रहा है कि जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती थी वो उस राज्य की राजधानी में होती थी, लेकिन ये पहली बार है कि किसी भी राज्य की राजधानी में नहीं हो रहा है मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। यहाँ देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जगह काशी में कराने का फैसला लिया, यानी कि वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और पिछली बैठक कहां पर हुई थी? जो 24वीं बैठक हुई थी, इस बार तो 25वीं बैठक आयोजित की जा रही है। ठीक है, और जो 24वीं हुई थी ये कहां पर हुई थी? 24वीं हुई थी यूके में, यानी कि उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में, देहरादून में हुई थी। ठीक, चलिए, और यहां देखा जाए काशी में होने वाले बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, गृह मंत्री जो होते हैं वो नेतृत्व करते हैं, जो क्षेत्रीय परिषद होती है क्षेत्रीय परिषद का नेतृत्व करते हैं। साथ ही साथ जो अन्य राज्य है, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखा जाए मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा अन्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर सम्मिलित होंगे। ठीक है, और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं गृह मंत्री। चलिए आगे बात करें। एआईसी अवार्ड, ठीक है, एआईसी अवार्डेड फॉर सर्च डिजिटल इनिशिएटिव।
AIC अवार्डेड फॉर सरस डिजिटल इनिशिएटिव। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए AIC को सरस डिजिटल पहल के लिए अवार्ड दिया गया है। चर्चा कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC को अपनी डिजिटल पहल सरस के लिए ET गवर्नमेंट PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ऑपरेशनल एक्सीलेंस श्रेणी में 19 जून को नई दिल्ली में आयोजित 7वें PSU समिट में प्रदान की गई। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। सारस जो है ये मोबाइल आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण भारत में बीमा पंजीकरण के पारंपरिक चुनौतियों जैसे मैनुअल डाटा एंट्री, डुप्लीकेट पंजीकरण और धोखाधड़ी से निपटने के लिए विकसित किया गया है। तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोबाइल आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म सरस के लिए जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको देखा जाए तो ET गवर्नमेंट PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे हम बात करें। REC को राजभाषा दीप्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो REC है इसको राजभाषा दीप्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवार्ड्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद्युत मंत्रालय ने हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में REC को विद्युत मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों और उपक्रमों में राजभाषा के क्षेत्रीय व उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा दीप्ति शील्ड से पुरस्कृत किया है। ठीक है, राजभाषा दीप्ति शील्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, और यहाँ पर देखा जाए ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। चर्चा कर लेते हैं। यह पुरस्कार विद्युत और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा REC के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, किसको, REC के अध्यक्ष कौन है, जितेंद्र श्रीवास्तव, एवं कार्यपालक निदेशक देखा जाए राजभाषा RP वैष्णव ने प्राप्त किया। यहाँ पर जितेंद्र सिंह, RP वैष्णव, ये दो लोग हैं, इन्होंने प्राप्त किया है अवार्ड को। चर्चा कर लेते हैं। REC को यह पुरस्कार 2023-24 में भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। यानी कि भारत की जो देखा जाए भारत सरकार के द्वारा जो राजभाषा नीति थी ना, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए REC को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात कर ले, अगली खबर क्या है। ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरफेथ पीस अवार्ड 2025 पुरस्कारों से संबंधित दूसरा सवाल आज के वीडियो का। यहां पर बात करें तो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड, ठीक है, क्या नाम है इनका, डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड को वॉशिंगटन DC में आयोजित ERF बिल्डर्स फोरम और रोजर विलियम IRF अवार्ड्स डिनर के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित 2025 ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरफेथ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछते कि वर्ष 2025 का ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरफेथ पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर राहुल कराड को प्रदान किया गया है। ठीक है, डॉक्टर राहुल कराड को प्रदान किया गया है वर्ष 2025 के लिए ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरफेथ पीस अवार्ड। यहाँ पर चर्चा कर ले, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने व्यवसाय, शिक्षा और अंतर धार्मिक शांति निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राहुल कराड का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बात कर ले। ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबर है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, सोनभद्र में जीवाश्म पार्क यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल। ठीक है, यूनेस्को की संभावित सूची में जो सोनभद्र का जीवाश्म पार्क है उसको शामिल किया गया है। चर्चा कर ले तो इको पर्यटन विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज से देखा जाए 15 किलोमीटर दूर एक सलखन गांव है। ठीक है, सलखन गांव है, यहाँ पर स्थित दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर की संभावित सूची में देखा जाए शामिल कराने या दर्ज कराने की उपलब्धि हासिल कर ली है। और इस प्रकार से कुछ फॉसिल पार्क वहां पर अवस्थित है सोनभद्र के पास, आप देख सकते हैं फोटो में। ठीक, चर्चा करें आगे। जीवाश्म पार्क में पत्थरों पर मौजूद जीवाश्म का अध्ययन किया गया जिसमें 140 करोड़ वर्ष पुराने शैवाल और स्ट्राइबेटोलाइट्स, ठीक है, के जीवाश्म पाए गए जो धरती पर प्राचीन जीवन का प्रमाण देते हैं। इसी आधार पर पार्क को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को में आवेदन किया गया था। ठीक है, आगे चर्चा कर ले। विश्व धरोहर सूची में पूर्व में शामिल अमेरिका का येलोस्टोन पार्क जो है, यहाँ पे जीवाश्म जो है वो करीब देखा जाए तो 50 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जबकि कनाडा के मिस्टेकन पॉइंट जो है यहाँ के जीवाश्म देखा जाए 55 करोड़ वर्ष पुराने हैं और जार्गिस क्लिफ के जीवाश्म जो है ये 31 करोड़ वर्ष पुराने हैं।
और यहाँ जो सोनभद्र में अवस्थित है ये पाया गया है कि 140 करोड़ साल पहला, 140 करोड़ साल पहले के जीवाश्म है, यानी पुराने जीवाश्म है। ठीक है, और उस आधार पर तो इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि येलोस्टोन पार्क, फिर उसके बाद देखें मिस्टेकन पॉइंट्स और जो जाग्रस क्लिफ है, ये सारी चीजें पहले से ही सम्मिलित है, ये भी जीवाश्म पार्क ही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। देश का पहला मैंग्रोव पार्क, देश का पहला मैंग्रोव पार्क। ठीक है, चर्चा करते हैं यहाँ पर। भारत का पहला समर्पित मैंग्रोव पार्क वर्तमान में मुंबई के गोराई गांव में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? गोराई गांव पड़ता है मुंबई में, और यहीं पर भारत का पहला समर्पित मैंग्रोव पार्क बनाया जा रहा है। देखा जाए यहाँ पर तो 33.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित यह परियोजना 8 हेक्टेयर में फैली हुई है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मैंग्रोव पार्क ऐसे ही बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर देखें तो ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। साथ ही साथ यहां देखा जाए, साथ ही साथ यहां मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मैंग्रोव सेल द्वारा विकसित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर एक मैंग्रोव सेल भी विकसित किया जा रहा है, जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ना, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से जो मैंग्रोव होते हैं उनकी जो विचारधारा है, मतलब मैंग्रोव किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, उन सब के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देखा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा मैंग्रोव सेल भी स्थापित किया जा रहा है। ठीक, आपसे परीक्षा में पूछे कि देश का पहला मैंग्रोव पार्क किस राज्य में बन रहा है? महाराष्ट्र में बन रहा है। किस शहर में पूछ ले बन रहा है? तो मुंबई में बन रहा है। गांव पूछ ले तो गोराई गांव में बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित 2 संकलनों का विमोचन। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कुछ समय पहले, ठीक है, वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कुछ समय पहले, ये वीडियो आपको 7:30 बजे मिल रहा है, थोड़ी देर पहले ही देखा जाए यहाँ पर राजनाथ सिंह के द्वारा 2 किताबों का विमोचन किया गया, 2 संकलनों का विमोचन किया गया है। चर्चा कर लेते उनके बारे में। तो राजनाथ सिंह आज शाम 23 जून 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित संकलन, नाम क्या है संकलन का? विंग्स टू अवर होप्स, विंग्स टू अवर होप्स और आशाओं की उड़ान खंड 2, ठीक है, इनका विमोचन किया गया। राष्ट्रपति के 51 भाषणों का यह संकलन उनके कार्यकाल के दूसरे वर्ग की प्राथमिकताओं के अतिरिक्त अन्य दृष्टिकोण को दर्शाने का परिचय देती है। और देखा जाए ये जो संकलन है, यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित तथा प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित यह संकलन सुशासन, समावेशन और राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर समय के साथ उभरता दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो याद रखना जो 2 संकलन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के, उनके नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है नाम, विंग्स टू अवर होप्स। ठीक है, किसके भाषणों का संकलन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संकलन है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? 23 जून 2025 को किया गया है। ठीक है, चलो आगे बात कर ले। यहां हम बात करें तो हॉर्मुज जल डमरू को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक, यहां पर बात करें जो मजलिस है, ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस, याद रखना, मजलिस ने हॉर्मुज जल डमरू को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्गों में से एक है। ये आप देख सकते हैं हॉर्मुज। और यहाँ पर देखा जाए तो ईरान और ये हॉर्मुज जो पड़ता है ना, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये ओमान है, ओमान के हिस्से है, ईरान और ओमान के बीच पड़ता है, याद रखना, यूएई के बीच में नहीं, ओमान के बीच में पड़ता है। ठीक है, और गल्फ ऑफ ओमान को गल्फ ऑफ पर्सिया से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को देखा जाए तो ओमान की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है जो हरमुज स्ट्रेट है, और अलग किसको किसको करता है? ईरान को तथा ओमान को अलग करता है। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करें, यह फैसला ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में लिया गया है। अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? जो B-2 बॉम्बर थे, B-2 बॉम्बर का उपयोग करके यहाँ देखा जाए तो ईरान के 3 प्लेसेस, ठीक है, फोर्दो, अस्फहान और नतांज, फोर्दो, अस्फहान और नतांज, ये 3 प्लेसेस थे, यहां पर हमला किया गया B-2 बॉम्बर का प्रयोग करते हुए। ठीक है, और उसी कार्रवाई को देखा जाए, जो कार्रवाई अमेरिका के द्वारा की गई, उसी के
प्रतिक्रिया स्वरूप देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है इसको चोक करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मजलिस ने। चर्चा कर ले। ज्ञातव्य है कि 22 जून 2025 को ईरान इजराइल युद्ध के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये ऑपरेशन का नाम याद रखना, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है, ईरान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ठीक है, ऑपरेशन टू द प्रॉमिस 3, टू द प्रॉमिस 3, ये ऑपरेशन चलाया था ईरान ने इजराइल के खिलाफ। इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था ईरान के खिलाफ? राइजिंग लायन, ठीक है, और एक ऑपरेशन भारत ने भी चलाया, ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन है जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड 4 ऑपरेशन है। 4 ऑपरेशन का नाम याद रखना। जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है ये यूएसए के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ये किसके द्वारा चलाया गया है? ईरान के द्वारा चलाया गया है, ठीक। उसके बाद राइजिंग लायन किसके द्वारा चलाया गया है? ये इजराइल के द्वारा चलाया गया है। और ऑपरेशन सिंधु किसके द्वारा चलाया गया है? ये अपने प्यारे भारत के द्वारा चलाया गया है, ठीक। तो ये चारों आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे देखा जाए, यहां हम बात कर लें कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु सुविधाओं फोर्दो, नतांज और अस्फहान पर हमला किया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है। हालांकि देखा जाए अभी जो ये प्रस्ताव है इस प्रस्ताव को मजलिस से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी की अभी मंजूरी मिली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, उसकी मंजूरी मिल जाएगी और अयातुल्लाह खुमैनी की अगर जो मंजूरी मिल जाती है तो यहाँ पर देखें तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको ईरान चोक कर देगा। अपने जितने भी डिस्ट्रॉयर या जो भी पनडुब्बियां या जो अन्य है उनको यहाँ पर लगा देगा लाइन से, और तेल जो है, तेल आयात निर्यात, गैस आयात निर्यात जो होता है वो बाधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखा जाए यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हॉर्मुज जलडमरू को बंद कर दिया जाएगा, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यह कदम न केवल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को बढ़ा सकता है बल्कि वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में भी भारी वृद्धि कर सकता है, ठीक। तो भारी वृद्धि हो जाएगी वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में भी। चलिए आगे हम बात कर ले। मुंबई में विधायी निकायों के प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ जो विधायी निकाय है उनकी जो प्राक्कलन समितियां हैं उनका राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया, ठीक। चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आज यानी कि 23 जून को मुंबई में संसद, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों के प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इसी अवसर पर देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद की प्राक्कलन समिति के 75 साल, ठीक है, संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारिका विमोचन भी किया गया। 75 साल पूरे हो रहे हैं जो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति पहली बार जब स्थापित हुई थी उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और उसी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया ओम बिरला के द्वारा। और यहाँ पर जो विधायी निकाय है तथा प्राक्कलन समिति है उनका राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। और ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बात कर ले। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने 27 पदक जीते। चर्चा कर ले यहाँ पॉइंट पे। तो थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने 27 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक, ठीक, 4 स्वर्ण पदक है। ये क्रम ऐसे याद रखिएगा, 10, ठीक है, सिल्वर है। और उसके बाद बात करें यहाँ पर 13 कांस्य है, 13 कांस्य है, ठीक है। तो ये क्रम आपसे पूछ सकता है कितने स्वर्ण, कितने कांस्य और कितने रजत पदक है। तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीयों ने 27 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण है, 10 रजत है, 13 कांस्य है। और भारत इस आयोजन में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। यहाँ बात कर ले एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था और कब किया गया था, ठीक है। तो 17 से लेकर 22 जून के बीच में थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। और भारत यहाँ पर देखा जाए
भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने 4 गोल्ड जीते, 10 सिल्वर जीते और 13 कांस्य पदक जीते। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। आईओसी, यहाँ पर जो ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यहाँ पर जिम्बाब्वे की है। चर्चा कर लेते हैं। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये 23 जून को यानी कि आज के दिन देखा जाए तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। आईओसी के इतिहास में 41 वर्षीय क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष भी है। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष है जो आईओसी के इतिहास में आईओसी की अध्यक्ष बनी है। बात कर ले, जो क्रिस्टी कोवेंट्री है ये 9वें आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक का स्थान लिया इन्होंने। ठीक है, किसका स्थान लिया है? थॉमस बाक का स्थान लिया है और 12 साल के कार्यकाल इनका समाप्त हुआ है आधिकारिक तौर पर। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आईओसी होता है ना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल 12 साल होता है। और आज देखा जाए आईओसी का, यहाँ पर आईओसी दिवस भी मनाया जा रहा है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आज ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, जब मॉडल ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तभी जो ओलंपिक कमेटी थी उसकी स्थापना हुई थी, और ओलंपिक कमेटी की स्थापना से लेकर अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। और ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा, ये आपसे पूछेगा सूची 1 को सूची 20 से सुमेलित करिए, नियुक्तियों में पूछ लिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे ये आरओ में पूछे, बीपीएससी या यूपीपीसीएस, तीनों परीक्षाओं में किसी में पूछ सकता है। चलिए आगे बात करें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को विशेष उल्लेख पुरस्कार, ठीक है, विशेष उल्लेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भारत के सभी भुगतान बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के कारण इसे प्रथम स्थान दिया गया है। आगे बात करें, इस उपलब्धि के लिए इसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 24-25 का जो ये उपलब्धि है इसके लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि, यहाँ पर बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्त वर्ष 2023-24 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार भी मिलेगा। ठीक है, 2023-24 के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। आगे चर्चा करें। यह पुरस्कार केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विश्वेश्वरन को, ठीक है, आर विश्वेश्वरन को नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये अवार्ड से रिलेटेड पॉइंट है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, सवाल बन सकता है, इसीलिए यहाँ पर इस पर आप फोकस करिएगा। चलिए आगे बात कर ले। फ्लोटिंग योगा का आयोजन, ये पूछ सकता है आपसे कि फ्लोटिंग योगा का आयोजन कहां पर किया गया? ये आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश में फ्लोटिंग योगा का आयोजन किया गया। चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर एक अभियान, ठीक है, एक अभिनव फ्लोटिंग योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक अभिनव यानी कि नवीन फ्लोटिंग योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फ्लोटिंग योगा का आयोजन किस नदी पर किया गया? नदी का नाम पूछ ले तो कृष्णा नदी है। कहां पर किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया था ये फ्लोटिंग योगा कार्यक्रम का आयोजन। आगे देखा जाए, यह राज्य सरकार के योग आंध्र 2025 अभियान, जो योग आंध्र 2025 अभियान है आंध्र प्रदेश सरकार का, उसी का हिस्सा था, जिसमें हजारों योग साधकों ने कयाक, रेत की नावों, जेट स्की, पंट और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जैसे 200 जल शिल्पों पर विभिन्न आसन किए। यहाँ पर जो विभिन्न नाव थे, क्याक थे इत्यादि पर विभिन्न प्रकार के आसन किए गए। ठीक है, और उसी को देखा जाए प्रदर्शित करने का कार्य किया गया। कृष्णा नदी पर आयोजन किया गया था, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। और इस बार जो योग दिवस था उसके लिए मेजबान राज्य आंध्र प्रदेश ही था, विशाखापट्टनम को मेजबान शहर चुना गया था। और ये सारा इवेंट जो था ये योग आंध्र 2025 अभियान, जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का अभियान था, उसी का एक हिस्सा था। ठीक है, चलो आगे बात करें। संजीव कुमार सिंगला मोनाको में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। मोनाको में अगले भारत के राजदूत कौन? तो मोनाको में अगले भारत के राजदूत होंगे संजीव कुमार सिंगला। चर्चा कर लेते हैं। राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को मोनाको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
संजीव कुमार सिंगला वर्तमान में फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। वर्तमान में देखा जाए तो फ्रांस में भारत के राजदूत हैं, इस वजह से इनका निवास पेरिस में ही होगा। ठीक है, चर्चा कर ले। फ्रांस के राजदूत नियुक्त होने से पहले सिंगला जो थे ये इजराइल के भी राजदूत रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील मामलों, खास तौर पर पेचीदा इजराइल फिलिस्तीन में सावधानी और कूटनीति से संभाला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो संजीव सिंगला है इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मोनाको में अगले राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि ये कार्य जो करते रहेंगे वो फ्रांस से ही करते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए 22 और 23 जून से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, जिनको कवर करने का प्रयास किया गया। अब आइए कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार राजधानी से बाहर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, लखनऊ, देहरादून, काशी या भोपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है सारस मोबाइल प्लेटफॉर्म किस संगठन की डिजिटल पहल है जिसे ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप अवार्ड 2025 मिला है? नाबार्ड की है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की है, NAIC की है या IRDA की है? ठीक है, इरेडा की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, REC को किस मंत्रालय के राजभाषा दीप्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस मंत्रालय का राजभाषा दीप्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? गृह मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा जीवाश्म पार्क यूनेस्को की संभावित धरोहर सूची में शामिल हुआ है? सुंदरवन, नंदनकानन, सलखन जीवाश्म पार्क या पंचमढ़ी पार्क? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का पहला समर्पित मैंग्रोव पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? कोच्चि, भुवनेश्वर, मुंबई या विशाखापत्तनम? क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित किस संकलन को हाल ही में विमोचन हुआ है? विश्व दृष्टि, विंग्स टू अवर होप्स, संवाद या राष्ट्रगाथा? क्वेश्चन नंबर 7 है ईरान के किस जलमार्ग को बंद करने का प्रस्ताव पारित हुआ है? ठीक है, ईरान के द्वारा देखा जाए कौन सा जलमार्ग है जिसको बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है? स्वेज नहर को, पनामा नहर को, हॉर्मुज जलडबरू को या मलक्का जलडबरू को? क्वेश्चन नंबर 8 है प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, ओम बिरला ने या जगदीप धनखड़ ने? क्वेश्चन नंबर 9 है IOC पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैरी कॉम, साइना नेहवाल, क्रिस्टी कोवेंट्री या मिचेल बाउचर्ड? ठीक है, और अंतिम सवाल है मोनाको में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? विनय मोहन क्वात्रा, TS तिरुमूर्ति, संजीव कुमार सिंगला या हर्षवर्धन सिंगला? ठीक है, तो ये 10 सवाल है। इन 10 सवालों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और साथ साथ एक सूचना आपको मैं ये भी देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर इस टाइम लगातार शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ रिवीजन के या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, RO के लिए, स्टैटिक जीके से हट के एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं, उसमें इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक हैं, तो जो आपके परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वन लाइनर सवाल होते हैं, पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं वहाँ से सवाल, उनको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। 1 मिनट का वीडियो होता है, तो आप चाहें तो शॉर्ट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, उन शॉर्ट्स का फ़ायदा उठाइए। वो शॉर्ट्स आपके लिए सुविधा के लिए ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो उन शॉर्ट्स को बनाने का उद्देश्य पहले ये था कि हम लोग चार्ट के माध्यम से टेबल के फॉरवर्ड में हमारे जो पेड मेंबर हैं उनको वो चार्ट प्रोवाइड कर दे ताकि वो याद कर ले, कहीं लिखना चाहे तो उसको लिख ले। लेकिन हुआ ये कि शॉर्ट्स के माध्यम से वो ओपन प्लेटफॉर्म पे सभी के लिए रखा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी उसका फ़ायदा उठाइए। आप करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में करंट अफेयर पढ़ने के साथ शॉर्ट का भी फ़ायदा उठाते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन 10 सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। धन्यवाद।